गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वायसराय की बात करेंगे। वे वायसराय जो कि 1921 से लेकर के और 1947 तक वो भारत में वो पदस्थापित रहे। आज हम लोग उन वायसराय के कार्यकाल के बीच भारत में होने वाली घटनाओं को देखेंगे कि ये जो वायसराय जो हैं ये जो वायसराय जो हुए, जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग से लेकर के। अगर वायसराय के बारे में बात करें तो इस कार्यकाल के बीच, इस पीरियड के बीच कौन कौन से वायसराय भारत में पदस्थापित हुए, तो लॉर्ड रीडिंग से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक के आज हम लोग बीच के वायसराय को देखेंगे। चलिए, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल रहा ये 1921 से लेकर 1926 तक का कार्यकाल रहा, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 1947 में वो वायसराय बनकर के आए भारत में। तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन में लॉर्ड रीडिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक के बीच के जो कार्यकाल जो वायसराय हुए, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी भारत के अंदर घटनाएं घटी, आज हम उसको देखेंगे। ये वायसराय सीरीज का ये लास्ट ये वीडियो सेशन है। आज इसमें हम लोग पूरे मतलब 1774 से लेकर के और 1947 तक के बीच जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए, आज उसका हम लोग लास्ट भाग देखने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं लॉर्ड रीडिंग से। और हम लोग आज की इस वीडियो सेशन में पहले देखने जाएंगे कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। चलिए, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल रहा 1921 से लेकर के 1926 तक के बीच, देखते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो पहली जो घटना सीधे 21 से ही स्टार्ट करते हैं। 1921 में मालाबार जो कि केरला में है, मालाबार तट क्षेत्र में आप ऐसे समझिए मोपला विद्रोह हुआ। मतलब ये मोपला विद्रोह बहुत अपने समय का ये चर्चित विद्रोह था, ठीक है ना। यह वहां के लोकल किसानों का विद्रोह था, जो कि वहां के लोकल लैंड लॉर्ड के खिलाफ उन्होंने बगावत किया था, ठीक है ना। बाद में ये धार्मिक रूप धारण कर लिया था, ठीक है। तो जो मालाबार तट क्षेत्र में ये मोपला विद्रोह हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोपला विद्रोह ये भारत के किस क्षेत्र में हुआ, तो ये जो हुआ था मालाबार तट क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। ये सवाल आते हैं कि कोरोमंडल तट, मालाबार तट, भारत के किस तट में, तट क्षेत्र में ये मोपला विद्रोह हुआ। तो ये मोपला विद्रोह की जो घटना घटी थी वो केरल के मालाबार तट क्षेत्र में हुआ था। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मालाबार तट में मोपला विद्रोह का होना। चलिए, 1921 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है ना, इसको सिंपल भाषा में हम टैगोर कह सकते हैं, टैगोर द्वारा, ठीक है ना, विश्व भारती, ठीक है ना, विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई, ठीक है ना। विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई शांति निकेतन, ठीक है ना, शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। चलिए, आज इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। एक 5 फरवरी आप ऐसे समझिए 1922 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, ठीक है ना। पहले से असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी समय है ना चौरी चौरा की घटना घटी, चौरी चौरा की घटना हुई, ठीक है ना। एवं गांधी जी द्वारा, आप ऐसे समझिए, एवं गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी द्वारा, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। ये बहुत अपने समय की ये सर्वाधिक चर्चित घटना थी, है ना, चौरी चौरा की घटना। देखिए, इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि चौरी चौरा की घटना का डेट पूछा गया है, डेट समेत पूछा गया है। 5 फरवरी 1922, 5 मार्च 1922, 5 जनवरी 1922। तो इसका डेट समेत ईयर आपको याद रखना होगा। ये अपने समय का बहुत चर्चित ये घटना था, चौरी चौरा की घटना। और इसके बाद है ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, 1922 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना घटी, ठीक है ना। भारत के अंदर में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन हुआ किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी का गठन करता कौन थे, है ना, किन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू और थे चित्तरंजन दास, सीआर दास, है ना। उन्हें कॉमन तौर पर हम लोग सीआर दास भी कहते हैं। तो 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया।
चलिए 1922 ईस्वी में और एक बात हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, आज जो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी देखते हैं, इसका स्थापना वर्ष क्या था? इसका स्थापना वर्ष था 1922। चलिए हम लोग आगे बात को देखते हैं। देखिए 1923 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है ना। देखिए अब से पहले तक भारत में ICS है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं होता था। इसकी जो परीक्षाएं होती थी वो इंग्लैंड में होता था, लेकिन 1923 और इसके बाद के साल से, ठीक है ना, ICS की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ICS की परीक्षा, ठीक है ना, इंग्लैंड और भारत, इंग्लैंड एवं भारत दोनों जगहों पर लिए जाने लगा, ठीक है ना, दोनों जगहों पर लिया जाने लगा। पहले जो ये इसका जो परीक्षा होता था वो इंग्लैंड में होता था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है ना, कि प्रथम वो भारतीय कौन थे जिन्होंने ICS की परीक्षा निकाला था, ठीक है ना। तो प्रथम भारतीय जो थे जिन्होंने ICS की परीक्षा को क्रैक किया था वो थे, है ना, SN टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सत्येंद्र टैगोर प्रथम ICS क्वालिफाई करने वाले भारतीय थे। चलिए, तो ये 1923 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटा कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर ICS की परीक्षा ली जाने लगी। चलिए, अब इसी 1923 में ही, है ना, देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था, एक इंपॉर्टेंट घटना है ना, 1919 की। 1919 में ना इसकी चर्चा पिछले वीडियोस में हुआ है। 1919 में ना रॉलेट एक्ट आया था और इस रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया गया, ठीक है ना, 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में, है ना, 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट को वापस लिया गया, वापस लिया गया। चलिए, और हम देखते हैं कि हमारे इस मतलब लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में और कौन कौन सी घटनाएं घटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, ठीक है ना, 9 अगस्त, आप ऐसे समझिए 1925 को ना काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, है ना, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, आप ऐसे समझिए, जिसमें कई लोगों को फांसी पड़ा था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है ना। इसका आपको डेट समेत आपको साल याद रखना है। ये घटना जो घटा था, काकोरी वाला जो घटना घटा था, ये घटा था 9 अगस्त 1925 को घटा था, ठीक है। इसमें कई लोगों को फांसी की सजा मिली थी। चलिए, दो संगठन का, है ना, क्या कहते हैं, दो संगठन का स्थापना 1925 में हुआ था। एक जो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुआ था, आरएसएस की स्थापना हुआ था, जो आज वर्तमान जो आरएसएस है, इसका जो स्थापना जो वर्ष था 1925, और ये किसके द्वारा स्थापित हुआ था? हेडगवार, बहुत इंपॉर्टेंट, हेडगवार बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हेडगवार द्वारा ये आरएसएस की स्थापना किया गया था। और 1925 में ही, ठीक है ना, 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। चलिए, तो ये हमारे मुख्य घटनाएं घटित हुए ना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान 1921 से लेकर 1926 के बीच। चलिए, हमारे जो नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, जो वायसराय हुए वो हुए लॉर्ड इरविन। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड इरविन के तरफ, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल जो घटित हुआ, इनके कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1926 से लेकर के 1931। अब हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान मुख्य क्या क्या बातें हुई, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसके मेजर बातों को देखते हैं। देखिए, लॉर्ड इरविन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि लॉर्ड इरविन को ना क्रिश्चियन वायसराय कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस वायसराय को क्रिश्चियन वायसराय के नाम से जाना जाता है? तो जो इरविन जो थे, इनको कहा जाता है क्रिश्चियन वायसराय, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद की वीडियोस में बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन अभी तत्काल के लिए समझे कि लॉर्ड इरविन वाज कॉल्ड क्रिश्चियन वायसराय। चलिए, ये तो उनका एक नाम हो गया। चलिए, अब इनके कार्यकाल में क्या हुआ? तो 1928 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है ना, भारत आया और इसका जबरदस्त विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत आया और इसका जबरदस्त विरोध किया गया, है ना। वो साइमन बैक, गो बैक, गो बैक, है ना, नारा दिया गया। चलिए, 1928 में ही एक और बात हुई, ठीक है ना। इसमें ऑल इंडिया
ऑल इंडिया, ठीक है ना, यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है ना। आज जो हमारा यूथ कांग्रेस है इसका स्थापना जो वर्ष है वो 1928 है। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। वो घटना क्या थी उसका डेट समेत हम लोग बात करेंगे। 8 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, ठीक है ना, भगत सिंह, आप ऐसे समझे, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, है ना, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा, ठीक है ना, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, ठीक है ना, में बम फेंका गया। चलिए, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको जितना बार पढ़े उतना ये कम है। ये घटना घटी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा उस दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में बम ड्रॉप किया गया। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहां से भागे नहीं, बम फेंक करके उन्होंने कुछ पर्ची भी फेंका। और पर्ची में क्या लिखा था, है ना, इन्होंने जो पर्ची फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन्होंने एक बात लिखा था पर्ची में कि बहरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहरे कानों को, ठीक है ना, सुनाने के लिए, ठीक है ना, धमाकों की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, धमाकों की जरूरत होती है, ठीक है ना। बहरा कान तो ऐसे सुनेगा नहीं। अच्छा, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये इन्होंने बम क्यों फेंका था, किसके विरोध में इन्होंने बम फेंका था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए 2 बिल हुए थे उस समय, पास होने वाले थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, थोड़ा सा इसको समझा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होना था, ठीक है ना। पब्लिक सेफ्टी बिल अभी पास हुआ नहीं था, अब ये पास होना था। पब्लिक सेफ्टी बिल के आधार पर क्या बात कहा गया था कि इसमें जो संदिग्ध होंगे, जो सस्पेक्ट होंगे, है ना, अंग्रेज जिनको सस्पेक्ट समझेंगे, उन पर बिना मुकदमा, मतलब जो सस्पेक्ट होंगे, पब्लिक सेफ्टी बिल का मेन प्रावधान क्या था कि जो सस्पेक्ट होंगे बिना मुकदमा चलाए उनको हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था, ठीक है ना। इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल में क्या था, इसमें संदिग्धों को, जो संदिग्ध थे, ठीक है ना, संदिग्धों को बिना मुकदमा का हिरासत में, है ना, रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता। पब्लिक सेफ्टी बिल अगर पास हो जाता तो इसमें सस्पेक्ट को बिना किसी मुकदमा का हिरासत में रख सकते थे। चलिए, इन्होंने बम क्यों ड्रॉप किया, किसके विरोध में, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पहला चीज। दूसरा चीज क्या था ना कि एक था ट्रेड डिस्प्यूट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत ये इंपॉर्टेंट, ये जितनी बात हो रही है ना एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है ना, के विरोध में, है ना, इन्होंने बम फेंका था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था, ये तो पास हो चुका था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो गया था, और पब्लिक सेफ्टी बिल को पास होना था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या हुआ था, मजदूरों द्वारा, ठीक है ना, किया जाने वाले हड़ताल को, है ना, प्रतिबंधित, बैन लगा दिया गया था, हड़ताल को, है ना, बैन कर दिया गया था। चलिए, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल का प्रावधान है, ठीक है ना। ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या किया गया कि मजदूरों द्वारा किया जाने वाला हड़ताल को बैन कर दिया गया। चलिए, इसी के विरोध में, है ना, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा सीरियसली समझना होगा, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए, इसी 1929 ईस्वी में अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या घटनाएं घटी, ठीक है ना। चलिए, इसमें शारदा, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शारदा विधेयक अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना, शारदा विधेयक अधिनियम पारित हुआ। चलिए, ये किससे संबंधित था, शारदा विधेयक अधिनियम जो था ये, है ना, ये बाल
ये बाल विवाह से संबंधित था, है ना, बाल विवाह से ये संबंधित था, आप ऐसे समझिए। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था, लड़की का जो मैरिज एज बनाया गया, मैरिजेबल एज 14 वर्ष, लड़की है ना, लड़की के लिए मैरिजेबल एज बनाया गया 14 वर्ष और लड़का के लिए मैरिजेबल एज बनाया गया था 18 वर्ष, जिसे बाद में क्या कर दिया गया, बाद में है ना इसको 18 कर दिया गया और इसको 21 कर दिया गया। तो शारदा विधेयक अधिनियम पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। इसका संबंध किससे था, इसका संबंध बाल विवाह से था। इसमें क्या किया गया, शारदा विधेयक अधिनियम में लड़कियों का जो विवाह योग्य उम्र बना दिया गया 14 वर्ष और लड़कों का बना दिया गया 18 वर्ष, जो कि बाद में क्या हो गया, लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 1929 की। चलिए 1929 में और भी दो बातें हुई। देखिए 1929 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो क्या हुई कि दीपावली घोषणा, इसको इंग्लिश में कहते थे दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है ना, इरविन द्वारा है ना दीपावली घोषणा किया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार ये प्रश्न आ सकते हैं, ये पूछा गया है कि दीपावली घोषणा का संबंध किस वायसराय से है ना, ये इरविन से है। दीपावली घोषणा का मेन मतलब इस घोषणा में क्या कहा गया था, दीपावली घोषणा में ये कहा गया था कि भारत को, है ना, दीपावली घोषणा का मेन क्या था, दीपावली डिक्लेरेशन, इंग्लिश में कहें तो दीपावली, है ना, डिक्लेरेशन का मेन ये थीम क्या था, भारत को, ठीक है ना, डोमिनियन, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाने का प्रावधान था, ठीक है ना, भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाने का प्रावधान था दीपावली घोषणा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दीपावली घोषणा का संबंध किसे, दीपावली घोषणा इसको क्यों कहा गया था, एक्चुअली ये अक्टूबर 1929 को ये घटना घटी थी और एक्चुअली अक्टूबर के लास्ट में चूंकि दीपावली होते हैं, इसलिए उस समय के किया गया घोषणा को दीपावली घोषणा के नाम से जाना गया। चलिए ये 1929 की इंपॉर्टेंट घटना थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1929 में एक और घटना घटी, ठीक है ना, इसमें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का, है ना, प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि, है ना, 1929 में क्या किया गया, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है ना, पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पारित हुआ, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, कि कांग्रेस ने, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज कह लीजिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वराज कह लीजिए, का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो 1929 ईस्वी में। आपने किस अधिवेशन में पारित किया, तो लाहौर अधिवेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है ना, कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और 30, ठीक है ना, 30 जनवरी 1930 को फर्स्ट, आप ऐसे समझिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया गया। चलिए, तो भारत में जो सबसे पहला 30 जनवरी, सॉरी हमसे गलत हो गया है, ये 30 जनवरी गलत है, ठीक है ना, 26 जनवरी, तभी से ना 26 जनवरी को ना ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, ये गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। 26 जनवरी आप इसको यहां से समझे, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया गया। ये याद रखना है कि भारत की कांग्रेस द्वारा, है ना, 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे फिक्स हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। चलिए हम लोग बात को यहां से हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। ये तो लॉर्ड रीडिंग के, सॉरी, ये तो बात हो गई आपके इरविन के समय की बात हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वायसराय होंगे वो होंगे लॉर्ड वेलिंगटन, है ना, विलिंगडन। लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी। इनका जो कार्यकाल था वो 1931 से लेकर के 1934 तक के बीच का था, ठीक है ना, लॉर्ड वेलिंगटन।
देखिए इसमें क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एक जो गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1930 में, प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, 1930 ईस्वी में, ठीक है ना, इरविन के समय में, जो अभी मैं बात किया हूं लॉर्ड इरविन के समय में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंपॉर्टेंट बात है ये, हमें सब समझना है, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलिए, तो कांग्रेस इसमें एब्सेंट था, कांग्रेस इसमें एब्सेंट था। चलिए, जो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 1931 ईस्वी में विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना, ये लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है ना, ये विलिंगटन के शासनकाल में, कार्यकाल में हुआ था। इसमें कांग्रेस भाग लिया था, कांग्रेस इसमें प्रेजेंट था, लेकिन ये है ना, ये सम्मेलन असफल रहा। सम्मेलन का स्टेटस क्या था? सम्मेलन असफल रहा। चलिए, तीसरा है ना, जो तीसरा जो 1932 में हुआ था, ये भी विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए देखा जाए, है ना, इसको कांग्रेस, है ना, कांग्रेस यहां पर भाग नहीं लिया था, तीसरा में कांग्रेस एब्सेंट था। तो चलिए, अब एक सवाल बनता है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा। हालांकि इसका जो रिजल्ट क्या निकला था, सम्मेलन असफल रहा था। तो ये 1930, 31 और 32, ठीक है ना, लाइन से आपको याद रखने में एकदम सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए, बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, 1932 ईस्वी में, है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा, है ना, कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किया गया। चलिए, 1932 ईस्वी में, है ना, कॉमनवेल्थ अवार्ड, इसको समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। कॉमनवेल्थ अवार्ड का घोषणा किया गया, की घोषणा किया गया, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जिनके द्वारा ये घोषणा किया गया था? तो वो थे वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। उसको सिंपल भाषा में आप समझिए, मैकडोनाल्ड, केवल आप इतना याद रखें तो काफी है, ठीक है ना। रैमसे मैकडोनाल्ड थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किया। इसमें क्या किया गया? देखिए, कॉमनवेल्थ अवार्ड में मेन बात क्या था, इसमें हरिजन को ना, पहले तो किसको, पृथक निर्वाचन पद्धति प्रणाली, आप ऐसे समझिए, जो पृथक जो निर्वाचन प्रणाली था, जो पृथक जो निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है ना, निर्वाचन प्रणाली किसको दिया गया था? पहले मुसलमानों को दिया गया। आप ऐसे समझिए, ये मैं बताना ये चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या था, ठीक है ना, इसका क्यों विरोध किया गया था। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली पहले मुसलमानों को दिया गया था, अलग से उनको सीट दिया गया। चलिए, इसके बाद सिखों को दिया गया, इसके बाद सिखों को दिया गया। लेकिन फूट डालो और शासन करने की नीति के तहत 1932 ईस्वी में जो मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने हरिजन को भी हिंदू से अलग मानते हुए, है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत इनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। इनको पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत इनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया, हिंदू से अलग करते हुए। इसका जबरदस्त विरोध किया गया, ठीक है ना। फिर 1900 फिर आता है आता है ना गांधी अंबेडकर, है ना, वार्ता आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट। 1932 में फिर क्या हुआ, इसको हल करने के लिए, इसके मांग को, हरिजन को अलग रखने से बचाने के लिए क्या किया गया? तो पूना पैक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? तो गांधी अंबेडकर के बीच हुआ, गांधी अंबेडकर के बीच हुआ, यह हमें समझना है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो ये गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। देखिए, इसमें क्या किया गया, है ना, हरिजन के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसको खत्म कर दिया गया। अब हरिजन को हिंदू का ही अंग समझते हुए इनको क्या किया गया? प्रांतीय, आप ऐसा समझिए, प्रांतीय, ठीक है ना, विधान परिषद में इनकी सीट बढ़ा दी गई, ठीक है ना। 71 से कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। पहले प्रांतीय विधान परिषद में इनकी सीट कितना थी? हरिजनों की संख्या कितनी थी? 71 थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधान परिषद में, ये तो प्रांतीय की बात हो गई,
केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया, ठीक है ना, जो सीट की संख्या थी, जो हरिजन की जो सीट संख्या थी, हरिजन की सीटों की संख्या में, ठीक है ना, 18% की वृद्धि कर दिया गया, प्रतिशत की वृद्धि कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आप इसको कतई इग्नोर ना करें, है ना। पूना पैक्ट से ये संबंधित सवाल आते हैं कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, तो पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ, साल था 1932। इसमें क्या किया गया कि हरिजन की जो सीट पहले 71 थे, अब उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया, ये प्रांतीय में, ठीक है ना, ये प्रांतीय जो विधान परिषद थे। अच्छा, केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया, है ना, टोटल सीटों की संख्या जितनी थी उसमें 18% की वृद्धि किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे कई बार सवाल पूछे गए। चलिए, 1934 ईस्वी में ही, ठीक है ना, 1934 ईस्वी में एक और घटना घटी, थोड़ा इस घटने को देखा जाए। 1934 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, है ना, समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, ठीक है ना। अच्छा, किसके द्वारा, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र, है ना, जयप्रकाश नारायण, ये किसके द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण एवं, ठीक है ना, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, नरेंद्र देव द्वारा, है ना, ये समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। 1936 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई, अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय किसान महासभा, है ना, अखिल भारतीय, देखिए 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ। चलिए, तो ये 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, है ना, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो ये बात हो गई लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान। चलिए, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब आता है लॉर्ड, अब हमारे जो नेक्स्ट जो लॉर्ड आते हैं उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए, इनका जो कार्यकाल रहा है भारत के अंदर में 1936 से लेकर के 43 के बीच, ये सबसे लंबे समय तक, आप ऐसे समझिए कि जो लॉर्ड लिथगो थे, ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने वाले, ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनका था इस वायसराय का, ठीक है ना। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिथगो का कार्यकाल, ठीक है ना, सभी वायसरायों में, है ना, सबसे लंबा था। यानी कि अगर सवाल बन सकता है कि किस वायसराय ने सबसे लंबे समय तक भारत में कार्यकाल संभाला, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। इनका कार्यकाल जो था वो 36 से लेकर के 43 तक के बीच था, ठीक है ना। तो 1937 ईस्वी में, है ना, 1937 ईस्वी में प्रांत में, है ना, प्रांतीय चुनाव हुए, है ना, कांग्रेस को बहुमत मिला कई राज्यों में, कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत मिला, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। और इनके सरकार का गठन किया हुआ, और इनके सरकार का गठन हुआ, ये 1937 की घटना है, ठीक है ना। प्रांतीय चुनाव हुए, चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस को कई राज्यों में भारी बहुमत मिला और इनके सरकार का या इनके मंत्रियों का गठन हुआ, आप ऐसे समझें। चलिए, लेकिन 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ और इन्होंने, है ना, त्याग पत्र दे दिया, है ना, कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है ना। और कांग्रेस सरकारों द्वारा, ठीक है ना, रिजाइन दे दिया गया, त्याग पत्र दे दिया गया। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो 1940 में क्या हुआ था, चलिए, एक बहुत ही दुखद घटना घटी 1940 में, है ना, मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है ना,
लाहौर अधिवेशन में, अब इनका भी तो अधिवेशन होता था, लाहौर अधिवेशन में, है ना, में पृथक, है ना, पृथक पाकिस्तान, पृथक देश पाकिस्तान की मांग किया गया, है ना। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किस वर्ष किया था? 1940 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में, अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन में पृथक देश पाकिस्तान की मांग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ये बहुत, ये लिथगो के कार्यकाल की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए 1941 में क्या हुआ, ठीक है ना, बोस, सुभाष चंद्र बोस, है ना, आप इसको समझिए क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस भारत से पलायन कर गए, भारत से इनका पलायन हुआ, ठीक है ना, एवं आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, एवं आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, हिंद फौज का गठन हुआ। ये साल कब का था? जब उन्होंने भारत से वो पलायन कर गए थे, तो ये 1941 में। 1941 में एक और घटना घटी, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु साल आपको याद रखना है ना, ये बहुत बड़े ये हस्ती थे भारत के, तो टैगोर की मृत्यु का जो साल था वो 1941 था। चलिए 1942 में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट बात हुई लिथगो के कार्यकाल की, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन अपने उद्देश्य में असफल रहा। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, है ना, लेकिन ये जो मिशन था अपने उद्देश्यों में असफल रहा, ठीक है ना, अपने उद्देश्यों में असफल रहा, अपने उद्देश्यों में असफल रहा। चलिए ये 1942 की घटना घटी। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारतीय इतिहास, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास था, उसमें सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट घटना क्या घटा? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, आपको डेट समेत याद बात को रखना है, ठीक है ना। ये घटना घटा 8 अगस्त 1942 को। फिर 1943 को बंगाल में भीषण अकाल आया, ठीक है ना, बंगाल में भीषण अकाल आया। चलिए तो ये लिथगो के शासनकाल के दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट जो वायसराय होंगे होंगे लॉर्ड वेवल, ठीक है ना। चलिए इनका जो कार्यकाल था वो 1943 से लेकर के 1947 तक के बीच का था, ठीक है ना, लॉर्ड वेवल। चलिए देखते हैं अब इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो ये 1943 से लेकर 1947 तक रहे। चलिए 1944 में क्या हुआ, तो इसमें, है ना, राजगोपालचारी ने, है ना, सी राजगोपालचारी ने, ठीक है ना, सीआर फार्मूला को प्रस्तुत किया। अब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे सीआर फार्मूला क्या था, सीआर फार्मूला, है ना, को प्रस्तुत किया। चलिए अच्छा 1944 में ही गांधी जिन्ना वार्ता हुआ जो कि असफल रहा। 1944 में ही क्या हुआ, गांधी जिन्ना वार्ता हुआ, गांधी जिन्ना वार्ता, है ना, जो कि असफल रहा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। 1946 में क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इसमें कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, वो साल याद रखना है, ये घटना घटी 1946 में, ठीक है ना। इसके प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। इसके प्रस्तावों को, ठीक है ना, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, है ना, दोनों ने स्वीकार कर लिया। चलिए ये घटना घटी, कैबिनेट मिशन आने की घटना 1946 में घटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, देखिए 17 अगस्त 1946 को, ठीक है ना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई किया गया, ठीक है ना। जगह जगह, देश के जगह जगह, है ना, दंगे फैले। डायरेक्ट, है ना, एक्शन डे, है ना, मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। ये तारीख याद रखना हमें, ये घटना 17 अगस्त 1946 को घटी, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस।
ठीक है ना। सीधी कार्रवाई दिवस ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, हमें ये याद रखना है कि किसके द्वारा मनाया गया, तो ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया सीधी कार्रवाई दिवस। चलिए सितंबर आते हैं 1946 में एक इंपॉर्टेंट बात हुआ है ना, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का, ठीक है ना, गठन हुआ। चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए 20 फरवरी है ना 1947 में, है ना, इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे, है ना। एटली ने ठीक है ना घोषणा किया भारत के स्वतंत्रता के बारे में। एटली ने घोषणा क्या किया कि भारत को, है ना, जून 1948 तक, है ना, स्वतंत्र कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा भारत को, ठीक है ना। ये क्लीमेंट एटली द्वारा, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा घोषणा किया गया कि भारत को, ठीक है ना, जून 48 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20 फरवरी 1947, है ना, ये डेट समेत हमें याद रखना है। चलिए हमारे जो लास्ट जो ब्रिटिश जो वायसराय थे वो थे माउंट बेटन, ठीक है ना, जो कि 1947 में भारत में वायसराय बनकर आए। इनके समय, इनके कार्यकाल तो बस कुछ महीनों का रहा, ठीक है ना। इनके कार्यकाल के सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात क्या रहा, भारत को स्वतंत्रता मिली, पूर्ण स्वतंत्रता मिली, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान नामक देश का एक निर्माण हुआ, ठीक है। तो भारत को 15 अगस्त, आप ऐसे समझे, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। चलिए फिर क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया, बच्चों हमारा ये वायसराय का सीरीज का ये लास्ट वीडियो सेशन था। तो हम लोगों ने पूरे मतलब वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के जो भारत के जो प्रथम जो आप समझिए कि गवर्नर, सॉरी ये गवर्नर जनरल थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के हम लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन तक को देखा है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता देना चाहता हूं। आजादी के समय, भारत के आजादी के समय, सवाल अक्सर पूछता है, भारत के आजादी के समय, ठीक है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या इंग्लैंड कहिए, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या नाम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमें याद रखना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो नाम था वो था क्लीमेंट एटली, जो कि अभी मैंने एटली वाली बात किया भी है, क्लीमेंट एटली। अच्छा, और इस समय ब्रिटिश क्राउन का नाम क्या था, ब्रिटिश राजा का नाम क्या था, ठीक है ना, हमें वो भी याद रखना है, ठीक है ना। तो किंग जॉर्ज, ठीक है ना, द सिक्स्थ, है ना, इसको सस्टम कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो सस्टम कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली था और ब्रिटिश क्राउन का नाम था किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। तो आज हमारा वायसराय का ये जो लास्ट वीडियो सेशन रहा, लेकिन अभी आगे के दिनों में आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।